अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 विच इज़ अबाउट द सर्कुलेशन जो है वो उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो उसने डिवीजन की है कि हमारे पास सर्कुलेशन को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कहता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास है, इसमें दो सिस्टम आ सकते हैं। एक को हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, दूसरे को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें इस चैप्टर में स्पेसिफिकली ह्यूमंस का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्दर उसने ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है हार्ट, एक है हमारे पास ब्लड वेसल्स और तीसरी हमारे पास है ब्लड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें उसमें लिखा है स्ट्रक्चर पे कहते हैं मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, कॉनिकल साइज ऑफ योर टाइटन फिस्ट। ये क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है कि हार्ट का साइज़ कितना होता है। तो आप अपनी ये मुट्ठी को बंद करते हो तो ये जितना आपका साइज़ बनता है ये बेसिकली आपके हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक चेस्ट कैविटी कवर्ड बाय द टफ डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम। ये पता हो कि ये इसमें अब आउटर मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम होती है और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम प्रिवेंट आवर एक्सट्रीम एक्सटेंशन स्पेशली व्हेन हार्ड एक्सरसाइज। पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड और इसमें कार्डियक मसल्स होती हैं। अच्छा जी, एमसीक्यू पॉइंट जस्ट यही है कि हमारे पास जो है वो कॉनिकल साइज होता है ऑफ योर टाइटन फिस्ट। दूसरी चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है ये थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चेस्ट में ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर लोकेट कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इट इज़ कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ इट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, इसके नेम से इंडिकेटेड है, सो इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं कुछ लाइक कैरेक्टर्स। ठीक है, आर्टरीज और आर्ट्रियम्स और वेंट्रिकल्स। अब हमारे पास जो है वो जो आर्टरीज होते हैं ये हमारे पास स्मॉलर होते हैं और ये थिन वाल्ड होते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं और ये थिक वाल्ड होते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सेप्टम की बात करें तो हमारे पास इसमें जो आर्ट्रियम होता है इसमें हमारे पास इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम होता है और हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है इसमें हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम है। जो वाल्व्स हैं हमारे पास आर्ट्रियम में, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है। और हमारे पास जो है वो जो लेफ़्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं इसमें हमारे पास जो है वो बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आप लोगों ने इन दोनों के जहन में रखने हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली तो एमसीक्यू आपसे करेगा नहीं। स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज़ बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो से मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज़ तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों के मेन टेस्ट में आते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की इन चीज़ों को जज करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली एमसीक्यूज़ बहुत कम आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आप लोगों का पेपर होता है वो ये स्टेटमेंट्स पर इस तरह की चीज़ों पर होता है। तो इसलिए मैं बार बार स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज़ इसलिए कर रहा होता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके ज़्यादातर टेस्ट का जो पोर्शन होता है वो नहीं स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यू पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर अब हार्ट को हम लोग करें तो हार्ट में हमारे पास अब कार्डिक साइकिल इसको तो ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज कार्डिक साइकिल। ये डेफिनेशन पता हो आपको। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। ये मैंने आपको कोई प्रैक्टिस टेस्ट था वहाँ पर इसकी ट्रिक भी बताई थी, स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। आप DR से जहन में रखो, D से डायस्टोल और R से रिलैक्सेशन और दूसरा हमारे पास सिस्टोल जो है वो फिर आप ऑब्वियसली खुद से गैस कर लोगे। वन कंप्लीट साइकिल टेक प्लेस 0.8 सेकंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर साइकिल्स एंड रिदमिक। इसको जोड़ लें। पहले 3 पॉइंट ध्यान में रखें कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जो होती है उसको कंबाइन हम लोग कहते हैं कि ये कार्डिक साइकिल है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम लोग सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। DR से आप लोगों ने डॉक्टर से जहन में रखना है इसको। अब कहते हैं कि ईच कंप्लीट साइकिल हमारे पास वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, दैट इज़ इट। अब डायस्टोलिक वो हमारे पास उसमें हमारे पास ब्लड फ्लो करता है। कहते हैं कि ब्लड फ्लो इन 4 चैम्बर्स पैसिवली। सिस्टोल के दौरान हमारे पास ये 0.1 जो है वो सेकंड के लिए होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड के लिए होता है। इसमें कहता है कि बोथ आर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट पुश ब्लड टूवर्ड द वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल है, हमारे पास 0.3 सेकंड्स के लिए होता है। अब इसमें कहता है कि वेंट्रिकल पुश ब्लड टूवर्ड द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जस्ट आप लोगों की इनकी ड्यूरेशन और नीचे एक लाइन है, ये लाजमी पता हो।
ठीक है, कि हमारे पास डायस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक में क्या होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। एमसीक्यू में कोई भी वो पूछ सकता है, समटाइम्स ड्यूरेशन का भी पूछ सकता है, समटाइम्स आगे जो इनकी एक लाइन लिखी है ये भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसे नोड्स हैं, ठीक है, इसके बारे में जो है वो यहाँ पर उन्होंने कुछ बात की है। हमारे पास उसने सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नोड के बारे में लिखा जिसे साइनो आर्टरी भी कहते हैं। उसकी लोकेशन का उसने लिखा कि कहता है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर वार ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, नियर द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वीना कैवा। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसको अपने पास लिख के रख लें। जनरेट द इम्पल्स फास्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल हार्ट एक्टिविटी। क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल हार्ट एक्टिविटी। तुम्हारे पास वो ऐसे नोड होता है, ठीक है, और ये फास्टर जो है वो इम्पल्स को जो है वो जनरेट कर रहा होता है और ये प्राइमरी पीस मेकर है। सम टाइम क्वेश्चन भी आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पीस मेकर। ऑप्शन ए ऐसे नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी परकंजी फाइबर्स, ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिस। तो आप लोग उस वक्त ऐसे नोड को जो है वो टिक करोगे क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी पीस मेकर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ये था आप लोगों के पास ऐसे नोड। अब आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास ये जो इम्पल्सेस होती हैं वो हमेशा हमारे पास ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाते हैं, ऐसे नोड से एवी की तरफ जाती हैं। फिर कह रहा हूँ इम्पल्सेस फ्लोज फ्रॉम ऐसे नोड टूवर्ड्स द एवी नोड। ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने जहन में रखो। अब नेक्स्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द आर्ट्रियम मस्ट पास थ्रू द एवी नोड टू रीच द वेंट्रिकल्स। और एक और चीज़ भी आप लोग अपने जहन में रखो कि हमारे पास कहता है कि इट इज़ द इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल, ठीक है। ये बस ये जितने भी ये बने हुए हैं ना ये ब्लॉक्स वगैरह, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग अपने पास नोट करके रखें, इंपॉर्टेंट है। एवी नोड आता है, एवी नोड कहता है कि एवी नोड हमारे पास कहता है कोऑर्डिनेट करते हैं हार्ट रेट को। क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोड कोऑर्डिनेट हार्ट रेट, तो वो एवी नोड है। इलेक्ट्रिकली कनेक्ट टू आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स, ये भी पता हो आप लोगों को। परकंजी फाइबर्स की यहाँ पे जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन लिखा है, ये आपको पता हो कि परकंजी फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू एरियाज ऑफ द हार्ट टू वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को लाजमी पता हो। इस टेबल इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको लाजमी पता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको असल में ये एग्ज़ाम में बंदे को कंफ्यूज करती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बिल्कुल ईजी करके लिखी हैं। ये चीज़ें अगर आप बुक से पढ़ो, बुक में आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपसे मिक्स होगा कि यार एवी क्या था, दूसरा एस ए क्या था, यार परकंजी फाइबर्स क्या है, तो ये चीज़ फिर वहाँ पर मिक्स होती है। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करो कि इनको सीख लो, ठीक है। रिवाइज़ कर लेता हूँ जो जो चीज़ें बताता हूँ आप लोग अपने पास नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। ऐसे नोट का याद रखो कि हमारे पास जो है वो ये राइट आर्टरियम के अपर वाल पे होता है और ये होता है हमारे पास सुपीरियर वीना कैवा की ओपनिंग के पास होता है। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ध्यान में रखो ऐसे नोट के बारे में कि हमारे पास ये जनरेट करता है इम्पल्स फास्टर रेट के साथ, और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द होल हार्ट एक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल हार्ट एक्टिविटी, तो हमारे पास वो एस ए नोड होगा। एमसीक्यू हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पीस मेकर ऑफ द हार्ट, तुम्हारे पास वो एस ए नोड होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, तो आपको लोकेशन पता हो कि अपर वॉल ऑफ राइट आर्टरियम में लोकेटेड होता है नियर टू सुपीरियर वीना कैवा। दूसरा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि हमारे पास इम्पल्सेस हमेशा ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाती हैं, ठीक है। जब हमारे पास इम्पल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाती हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन होता है बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स, ये पता हो। इस साइड पे लिखा हुआ कहता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द आर्टरियम मस्ट पास टू द एवी नोड टू रीच द वेंट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आर्टरियम में होते हैं, ठीक है, वो लाजमी एवी नोड से पास करके वेंट्रिकल्स में जाते हैं। आर्टरियम से वेंट्रिकल में इम्पल्सेस को जाने के लिए एवी नोड से गुजरना पड़ता है, जस्ट वो ये कह रहा है। आर्टरिया को वेंट्रिकल्स में सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, इम्पल्सेस की बात कर रहे हैं, जाने के लिए एवी नोड से गुजरना पड़ता है, यही कह रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला उसने। एवी नोड का पता हो, एवी नोड हमारे पास कोऑर्डिनेट करता है हार्ट रेट को। एमसीक्यू हो सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट हार्ट रेट, ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या था, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट एक्टिविटी, तो वो एस ए नोड है। लेकिन अगर वो हमसे क्यों पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द हार्ट रेट, तो वो एवी नोड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड द आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स। परकंजी फाइबर्स का आगे उसने लिखा है कि हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू एरियाज ऑफ द हार्ट
टू वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट इज इट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में आ जाता है हार्ट में ही कहते हैं कि ईसीजी। अब ईसीजी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको कहते हैं, ये एक डिवाइस है, ये चेस्ट पर जो है वो लगाई जाती है, चेस्ट की स्किन पर कोई स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हमारे पास मेजर करती है। अब यहाँ से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ईसीजी और इको में डिफरेंस करना है, ठीक है। ईसीजी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है हार्ट की, और एक और है पता नहीं ईईजी है, इस इको नहीं है, ईईजी है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मेजर कर रही होती है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब यूज़ ऑफ ईसीजी अक्सर ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, लेकिन इसमें हम लोग जो एमसीक्यू पॉइंट होगा सिर्फ वही देखेंगे, सारा तरीका हमने अभी नहीं सीखना। वो तो इंशाल्लाह जब आप KMU में आ जाओगे तो KMU आप लोगों को खुद सिखाएगा, ठीक है। अभी आप लोग जस्ट इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप इसको सीखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, आप आसान से आसान एमसीक्यू भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें जस्ट आप लोग एमसीक्यू पॉइंट ये ध्यान में रखो कि हमारे पास जो है वो इसमें जस्ट आप लोग ये जो रीडिंग लिखी हुई है, रीडिंग ऑफ ईसीजी, इसमें डिफरेंट वेव्स हैं, QRS वेव्स है, TP इंटरवल है, P वेव्स है, QR इंटरवल है, RS इंटरवल है, ST सेगमेंट है और T वेव है। जस्ट इनके आगे जो ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हैं जस्ट ये ध्यान में रखो, दैट इज़ इट, यही MCQ होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास RS इंटरवल शोज़ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है, ST सेगमेंट शोज़ तो वो भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है, टी वेव आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल को शो करता है। जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप लोगों का इस वक्त और कोई भी काम नहीं है, ठीक है। ये पेपर्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये आसान हैं, लेकिन ये आप लोगों के पेपर में नहीं आती, टेस्ट में नहीं आती, तो अपने आप को कंफ्यूज न करें, इन चीज़ों को छोड़ें। जो MCQs पॉइंट है वो ये रीडिंग ऑफ ECG है, आपको जस्ट ये चीज़ें पता हो कि हमारे पास QRS इंटरवल क्या है, QR इंटरवल क्या है, RS इंटरवल क्या है, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं याद कर सकते, यहाँ से सिर्फ 3 चीज़ें याद रख लें, QRS वेव क्या है, हमारे पास P वेव क्या है और T वेव क्या है, ठीक है। P वेव क्या है, QRS क्या है और T क्या है, दैट इज़ इट, ठीक है। P वेव हमारे पास आर्ट्रियल सिस्टोल है, ठीक है, और T वेव हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, दैट इज़ इट। बाकी RS ST इनको भी छोड़ें आप, बस ये तीन चीज़ें ध्यान में रखें, दिस इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पर आप लोगों का हार्ट वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरा कंपोनेंट है वो ब्लड वेसल्स का है, ठीक है। हमने बात की थी कि हमारे पास उन्होंने ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और तीसरा हमारे पास क्या था, ब्लड। हार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स ये आप लोग वही 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो इस टेबल में पहले हम लोग आर्टरीज और वीन्स को देखेंगे, जस्ट आर्टरीज और वीन्स के बारे में, और कैपिलरीज को हम लोग बाद में करते हैं। अब आर्टरीज और वीन्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उसकी मदद से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब आर्टरीज हमारे पास जो है वो कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। MCQ आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो आर्टरीज होगा। अब वीन्स क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। आर्टरीज ब्लड से लेके जाती हैं और वीन्स ब्लड को वापस करती हैं ब्लड, दैट इज़ इट, ये तो सबको पता है। टाइप ऑफ ब्लड, आर्टरीज में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब दूसरी तरफ वीन्स, सारी वीन्स में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड यानी कि लाइक टर्बिड या बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, ठीक है। पल्मोनरी, अब जस्ट पल्मोनरी ये थोड़ा वो कर रहे हैं, मसला कर रहे हैं, बाकी सारे वो उनके लिए सिमिलर, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स उसने गिवन है। हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं ये बहुत इलास्टिक होती हैं, वीन्स लेस इलास्टिक हैं। आर्टरीज में कहता है कि हमारे पास रेजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्योंकि बहुत इलास्टिक है। और हमारे पास जो लेस इलास्टिक है, वीन्स की बात करें, ये हमारे पास है वो डू नॉट बियर द सिस्टोलिक प्रेशर। आर्टरीज का कहता है कि हमारे पास वेंट्रिकल पंप द ब्लड एंड
रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फ्लो ऑफ ब्लड। इसमें लाइक जस्ट आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमारे पास आर्टरीज जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वीन्स, और आर्टरीज हमारे पास क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड को, और हमारे पास वीन्स नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर उसने गिवन दिया हुआ है कि आर्टरीज में हमारे पास ब्लड प्रेशर हमारे पास 100 mmHg होता है एवरेज, और वीन्स में हमारे पास कितना होता है ब्लड प्रेशर 2 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेयर्स की आज बात कर लेते हैं। 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। आर्टरीज के केस में पहले देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आ जाए। अच्छा, एरुलर टिश्यू प्लस इलास्टिक ट्यूनिका प्रोवाइड द इलास्टिसिटी टू एक्सटेंड वेजनम नेटवर्क ऑफ द वेसल्स विच प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई टू द cells of the large vessels. Circular smooth muscles control the diameter. Elastic fibers, squamous epithelial cells, areolar connective tissues. इसमें कहता है कि some same as arteries but contain the less elastic fibers. Middle layer is thin and compared to that of arteries and same as arteries. अच्छा, दोनों की तकरीबन ये लेयर सेम ही है। जस्ट यहाँ से आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है वो इसमें स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं आर्टरीज में और वीन्स में, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स और एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। दो चीज़ें जस्ट आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स और एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज़, दैट इज़ इट। इसके अलावा फर्दर इसमें कुछ भी नहीं है MCQ पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग ब्रांचेस की बात करते हैं। कहता है कि हमारे पास आयोर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेट डाउन फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू गिव द ब्रांचेस। आयोर्टा, ठीक है, हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है। आयोर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, और लार्जेस्ट है, एरिया वगैरह चीज़ ज़्यादा हैं तो प्रेशर सबसे कम होगा आयोर्टा में। ये भी ध्यान में रखना है, MCQ आ सकता है कि किस चीज़ में हमारे पास प्रेशर कम होता है या ज़ीरो होता है, और लार्जेस्ट आर्टरी आयोर्टा है। ठीक है, ये पता हो। नेक्स्ट रहता है आर्ट्रियोल्स। अच्छा, आर्ट्रियोल्स का डायमीटर गिवन है, लार्ज कंटेन 3 लेयर्स एज आर्टरी, स्मॉल कंटेन 2 एंड बस। अच्छा, आर्ट्रियोल्स का डायमीटर जहन में रख लो यार, 3 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, दैट इज़ इट। आयोर्टा का साथ जहन में रखो कि लार्जेस्ट आर्टरी है आयोर्टा, और हमारे पास इसमें जो प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा, और हमारे पास जो आर्ट्रियोल्स हैं इसका डायमीटर जहन में रखो, दैट इज़ इट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वीन्स हैं उसमें वेन्यूल्स का डायमीटर जहन में रखो कि वो भी 8 to 10 ही है। ठीक है, 8 to 100 डायमीटर है। आर्टरीज का 3 to 10 है, और वीन्स जो है उसका 8 to 100 है, दैट इज़ इट। कंट्रोल ऑफ डायमीटर करेंगे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काज द कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स ऑफ द, लगे इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरीज में हम लोगों ने कहा था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं एक्सेप्ट, और पहली बात तो ये कि हमारे पास ये जो है वो ब्लड को लेकर जाते हैं फ्रॉम हार्ट टू अवे। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जा रहे होते हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहे होते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को। एवरेज ब्लड प्रेशर के बने 100 mmHg होते हैं, जो कि एरुलर टिश्यूज़, सॉरी इसको छोड़ो, नीचे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का ध्यान में रखो, और एरुलर कनेक्टिव टिश्यू को ध्यान में रखो, और यहाँ पर आर्ट्रियोल का डायमीटर पता हो, और आयोर्टा का पता हो कि हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है, और इसमें प्रेशर हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो होता है, और इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। ठीक है, वीन्स में हमारे पास जो है वो ये कैरी करती हैं ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, लेस इलास्टिक होती हैं, डू नॉट बियर द सिस्टोलिक प्रेशर। इसमें हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो जस्ट 2 mmHg होता है, दैट इज इट। इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरीज आ जाते हैं। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, तो कैपिलरी है। कहते हैं कि थिन दैट ओनली वन रेड ब्लड सेल पासिस थ्रू, जस्ट एक रेड ब्लड सेल हमारे पास इनमें से पास कर सकता है। कहते हैं कि प्री कैपिलरी स्पेंस्टर्स हेड ऑफ द स्मूथ मसल्स, कैपिलरी प्रोसेस, कैपिलरी प्रेशर हाई एंड दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटी फ्लूइड विद दिस एंड दैट। जस्ट ये ध्यान में रखो कि हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, इसमें एट अ टाइम जस्ट एक रेड ब्लड सेल जो है वो गुजर सकता है, दैट इज इट। उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो सर्कुलेशन में आ जाता है पार्ट्स ऑफ ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन।
अच्छा जी, जहाँ से तो आप लोगों ने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो परमिलरी सर्कुलेशन होती है इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। हमारे पास ये जो सिस्टम होता है ये 2 सर्किट सिस्टम होता है, और हमारा जो हार्ट है ये डबल सर्किट हार्ट है। जस्ट ये 2 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 मरतबा मैंने ये वीडियो बनाई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब ये तीसरी मरतबा दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में कहता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को जस्ट ये पता हो कि हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड करता है हीम पार्ट ऑफ ब्लड के साथ, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये जो पाथवे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो ये पहले एओर्टा से ब्रांचिक आर्टरीज में जाता है, वहाँ से आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर वीन्यूल्स में, फिर वीन्स में जाता है। ये पाथवे यार आप लोग लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट है, अपने पास लिख लो, इसको याद करो। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जब हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो ऊज आउट करता है कैपिलरीज में से, तो बाहर जाता है, तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सिंपल इज़ दैट, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल्स ऑफ कैपिलरीज बेड। पहले 2 पॉइंट्स में ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ये आप लोग देख लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये MCQs में नहीं आ रही होती। MCQ में क्या हो रहा था, कहता है कि इनका टोटल वॉल्यूम जो होता है हमारे पास 5 लीटर होता है, सेम एज टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जितना हमारे पास ब्लड होता है 5 लीटर होता है ब्लड, तो उतना इनका भी वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास उसने बात की है कि हमारे पास इसमें ब्लड सप्लाई टू स्किन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ब्लड जितना ज़्यादा आएगा हमारे पास मसल्स उतनी ज़्यादा हीटअप होंगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। और लास्ट कहता है कि ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रिमेन कांस्टेंट। लाइक वो ये कहना चाहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपसे अक्सर MCQ आता है कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रेन का ब्लड प्रेशर कितना इंक्रीज़ होगा, तो हमेशा ध्यान में रखें कि ब्रेन का ब्लड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग रेस्ट पर हों, एक्सरसाइज के लिए जो मर्जी करें, हमारे ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उसका जो प्रेशर है वो उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ वो डिक्रीज़ करती है, किस किस ऑर्गन का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, किसका इंक्रीज़ होता है, किसका रिमेन सेम होता है। रिमेन सेम वाला तो जस्ट ये ब्रेन ही है, ये आप लोग यहाँ से ही ध्यान में रख लो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। यहाँ से आपको ब्लड प्रेशर का जो है वो डेफिनेशन पता हो। ठीक है, पल्सेशन कैन ईजिली बी फेल्ट टू दोज आर्टरीज लाइक रेडियल आर्टरीज। हम लोग जो पल्सेशन नब्स चेक करते हैं, अब पल्स क्या होता है, नब्स चेक करना क्या होता है, इसमें हम लोग प्रेशर देखते हैं ब्लड का, विच मेक्स द इलास्टिक लेयर ऑफ द आर्टरीज टू एक्सपैंड रिदमिकली अलोंग द ब्लड टू पास थ्रू। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपको पता हो, समटाइम वो पूछ लेता है। कहता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप लोग ब्लड प्रेशर की पल्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब आपको अगर याद हो टेस्ट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि हम लोग ब्लड प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, तो हम लोग उसको mm/Hg में मेजर कर रहे होते हैं, mm/Hg में। अब यहाँ पर नीचे उसमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ कि हम लोग ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो मेजर करते हैं, तो हमारे पास स्फेग्मोमोनोमीटर है, इसके ज़रिए हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। BP ऑपरेटर जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, तो ये वो है। हमारे पास 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ये मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर वही डॉक्टर वाला आप लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, DR वाला। ठीक है, D से डायस्टोलिक एंड R से रिलैक्सेशन, सिंपल इज़ दैट। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कहता है कि हमारे पास ग्रेटर दैन द डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा आप ध्यान में रखें कि हमारे पास ये डायस्टोलिक से ग्रेटर होता है। ठीक है, MCQ हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक। तो आप लोगों ने बोला कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन डायस्टोलिक। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर का, ये हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये आपको पता हो। प्रेशर हमारे पास आयोर्टा में सबसे ज़्यादा होता है। कहता है कि इन कैपिलरीज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर डिसअपीयर्स। और ये भी आपको पता हो कि हमारे पास कैपिलरीज में हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर डिसअपीयर हो जाते हैं। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा डायस्टोलिक है कौन सा सिस्टोलिक है, कैपिलरीज में वो डिसअपीयर हो जाता है। इसलिए हम लोग उनको आर्टरीज से हम लोग वो चेक कर रहे होते हैं। इन कैपिलरीज द ब्लड प्रेशर इज हमारे पास 40 mm/Hg होता है। MCQ आ सकता है। कहते हैं कि डिक्रीज टू लेस दैन 20 mm/Hg व्हेन द ब्लड लीव्स द आर्टरीज एंड फर्दर ड्रॉप्स इनटू वेंट्रिकल्स। कहते हैं कि जो 40 होता है ये 20 तक जाता है, जब हमारे पास ब्लड जो है वो आर्टरीज से निकल कर वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है, तो तब हमारे पास ये 40 से 20 हो जाता है। लास्ट में कहते हैं कि हमारे पास जो 0 हो जाता है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द राइट आर्टरी टू अपर सिर्फ। अच्छा, 20 तक हम लोगों ने बात की थी, लेकिन कहते हैं कि फर्दर जब हमारे पास जो है वो ये राइट आर्ट्रियम से अपर
एंड लोअर वीना कैवा की तरफ जाता है तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 0 mmHg हो जाता है। क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास कैपिलरीज में हमारे पास ब्लड प्रेशर 0 कब होता है, 20 कब होता है, 40 कब होता है, तो ये आपको पता हो। ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने लास्ट वाले तीनों पॉइंट्स देखने हैं। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन का पता हो, ठीक है, उसको हम लोग mmHg में मेजर करते हैं। स्फेग्मोमोनोमीटर का पता हो, ये जो टाइप्स हैं इसकी डायस्टोलिक सिस्टोलिक इनका पता हो, ये पता हो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास ग्रेटर होता है डायस्टोलिक से। फर्दर प्रेशर हमारे पास आयोर्टा में हाईएस्ट होता है, वीना कैवा में हमारे पास 0 होता है। कैपिलरीज में हम लोग जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये पता हो। उसके बाद आप लोग को ये पता हो कि हमारे पास कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर 40 mmHg होता है, ठीक है। और जिस वक्त हमारे पास ब्लड आर्टरीज से निकल कर वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है तो हमारे पास ये 40 से 20 हो जाता है। और फिर 20 से 0 कब होता है, जब हमारे पास जो है वो ये एंटर करता है राइट आर्ट्रियम फ्रॉम अपर टू अपर एंड लोअर वीना कैवा, तो उस वक्त हमारे पास ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है। अगर आपको फिर अभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग वीडियो को 2 मिनट पीछे जाए वो रिवाइंड करो और उसको दोबारा देखो, तो जितनी मैंने पॉइंट्स बताए वो आप अपने पास नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। ये हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, जो कि ब्लड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को रेगुलेट कर होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। अब हमारे पास कहता है कि हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स वर्क सो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, कुछ हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमारे पास इनको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी या वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट उसने हमारे पास बताया कि हमारे पास हाई बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं और लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ से जस्ट आप इनका पहला पॉइंट ध्यान में रख लें कि हमारे पास हाई वाले जो होते हैं ये आयोर्टिक आर्च, कैरोटिड साइनसेस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं। जो लो वाले होते हैं ये लार्ज सिस्टमिक वीन में और वॉल ऑफ द राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ इट। यहाँ पर और MCQ पॉइंट कोई भी नहीं है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास उसने डिफरेंट ऑर्गन्स बताए हैं और उसने बताया कि एट रेस्ट में हमारे पास इनमें कितना प्रेशर होता है और ड्यूरिंग स्वीयर एक्सरसाइज हमारे पास इनमें कितना प्रेशर होता है। अगर आप लोग यहाँ से ब्रेन का देखें तो 750 सेम है, ठीक है। लाइक हम लोग एक्सरसाइज जितनी मर्जी स्फीयर एक्सरसाइज करें या जो भी करें, हमारे पास ब्रेन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। फिर बोल रहा हूँ ब्रेन में कांस्टेंट रहेगा। MCQ में कंफ्यूज कर सकता है कि हम लोगों का फॉर एग्जांपल अगर रेस्ट पर 750 हमारे पास वो प्रेशर है रेस्टिंग कंडीशन पर ब्रेन का, तो स्फीयर एक्सरसाइज में कितना हो जाएगा, तो ये आपको पता हो कि हमारे पास वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। एक और चीज़, किडनी में हमारे पास ये कम हो जाता है। पहले हमारे पास किडनी में और हाफ होता है 1200 होता है, और फिर आगे जाकर एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास किडनी में ब्लड को प्रेशर कम होता है, वो 600 हो जाता है, हाफ हो जाता है, ये पता हो। और बाकी आर्गन्स, हार्ट, स्किन, इन चीज़ों में हमारे पास ये स्केलेटल मसल्स में ये इंक्रीज़ करता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट टेबल ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि देखो आयोर्टा में हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई होता है 120 और वीना कैवा में 0 होता है जो कि सबसे कम है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। यहाँ से और बाकी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर भी आपको वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता हो किस किस ऑर्गन में इंक्रीज़ करता है, किस में डिक्रीज़ करता है और किस में कांस्टेंट रहता है। जस्ट दैट इज़ इट। वो आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा। अगर वैल्यू उसने पूछा भी तो आप मुझे जुर्माना करना। ब्रेन का 750 याद कर लो, बाकियों को छोड़ो। अब यहाँ पर आयोर्टा का मैंने बताया कि हाईएस्ट प्रेशर होता है, वीना कैवा का सबसे कम होता है, 0 होता है। दैट इज़ इट। ये 2 MCQ पॉइंट है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और प्लीज़ ये पीछे आवाज़ों को आप इग्नोर किया करें। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं तो उनको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म में जस्ट आपको ये पता हो कि व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस एंड व्हाट इज़ एम्बोलिज्म, इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या होता है, या पहले एम्बोलिज्म को देखते हैं, ठीक है। एम्बोलिज्म बेसिकली हमारे पास जिस वक्त बहुत से प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया है एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो बहुत से प्लेटलेट्स जो हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास वो क्या करते हैं, एक जमघटा सा बनाते हैं। और अगर वो जमघटा वेसल में किसी एक जगह पर स्ट्रिक हो चुका है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस विच डिसलॉग्स एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग इज टर्म्ड एज एम्बोलिज्म, ठीक है। और अगर वही थ्रोम्बोस हमारे पास जो है वो मूव कर रहा है
वेसल में अपनी जगह को चेंज कर रहा है, कभी एक जगह पर है कभी दूसरी जगह पर है, तो उसे हम लोग एम्बोलस कहते हैं। अगर वो एक जगह पर स्ट्रिक्ट है तो उसे थ्रम्बस कैप बोलेंगे, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो उसको एम्बोलस बोलेंगे। बस ये दो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स इनसाइड द वेसल्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रम्बस, और इस फिनोमेना को थ्रम्बोसिस बोलेंगे। लेकिन वही थ्रम्बस जिस वक्त अगर मूव करेगा वेसल में एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसको हम लोग एम्बोलिस बोलेंगे, और इस प्रोसेस को एम्बोलिज्म बोल देंगे, ठीक है। बस इसमें और सा चांस कुछ भी नहीं है। रिस्क फैक्टर्स हैं, ये जस्ट आप लोग एक मरता रीड कर लो, इसमें बाकी MCQ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एटिरोस्क्लेरोसिस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जिस वक्त हमारे पास आर्टरीज की वाल्स थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, फैटी लेयर्स की वजह से या फैटी एसिड्स या फैट्स की वजह से या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये दिस एंड डैट आ जाता है, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो जब लेयर मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है कि उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें और ऐसा MCQ पॉइंट नहीं है, आप लोग जस्ट इसकी फिज़िकल ट्रीटमेंट का पता हो कि हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, या तो एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर सर्जरी बाईपास करते हैं, दैट इज़ इट, ठीक है। बाकी इसमें ट्रीटमेंट्स और ये वो काजेज़ वगैरह जस्ट आप लोग इसको रीड कर लो, सिम्टम्स को, रिस्क फैक्टर्स को। MCQ पॉइंट इसमें और कुछ भी नहीं है। MCQ पॉइंट जस्ट आपको ये पता हो कि हमारे पास जिस वक्त आर्टरीज की वाल थिक हो जाती हैं फैट की वजह से, तो उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट का पता हो, फिजिकल ट्रीटमेंट का, कि इसके लिए हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं, जस्ट दैट इज़ इट। बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम्स। इसमें यही होता है कि बर्थ के दौरान या जो न्यू बर्न बेबी होता है उसमें कुछ ना कुछ हार्ट के जो मसाइल होते हैं उसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें बाकी और भी MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। अच्छा, ये जो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम है ये हमारे पास साइनोसिस काज नहीं करता। साइनोसिस क्या है वो आगे जाकर हम लोग देखते हैं। ये भी जो हेडिंग्स हैं, सेप्टम डिफेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स, ये जस्ट आप लोग एक मरतबा रीड कर लो। बाकी जो मेन चीज़ वो यही है, आपको उसका जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन बताओ, दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू बेबी या साइनोसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQ आ जाता है कि साइनोसिस आपको पता हो कि इसमें हमारे पास ब्लू बेबी होता है। अब ब्लू बेबी क्यों होता है, कहते हैं कि साइकोलॉजिकल कंडीशन है कॉल्ड साइनोसिस। रीज़न क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो बॉडी का कलर जो है वो ब्लू होता है। फर्दर कुछ रीजन एक्सप्लेनेशन वगैरह उसने ये नीचे की है, इसमें MCQ पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ हार्ट ऑफ द फीटस स्टार्ट हीटिंग आफ्टर 4 month ऑफ कैस्ट्रेशन। 4 month, ये भी ध्यान में रख लें। नेक्स्ट कहता है कि इन द हार्ट ऑफ द फीटस द ओपनिंग फोरामेन एव्यूल कनेक्ट्स द राइट आर्ट्रियम। अच्छा, फोरामेन एव्यूल हमारे पास चाहे वो इसमें कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, फोरामेन एव्यूल का भी थोड़ा बहुत मसला होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख लो। नेक्स्ट कहते हैं ब्लड प्रेशर्स फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम टू बी right atrium to the left without passing through the lungs. The reasons for the bypass is that the supply of the oxygen to the fetus is from the blood of the mother through placenta, not by lungs. Next कहते हैं after the birth the foramen ovule closes spontaneously but in some babies it does not close completely. तो फिर कहते हैं हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशन होती है हमारे पास फोरामेन ओव्यूल कम्प्लीटली क्लोज होता है, लेकिन कुछ केसेस में कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, वो सारा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। ये ब्लड वगैरह ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से सारी जो बॉडी होती है बेबी की वो ब्लू हो जाती है। इस तरह के जो बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत उनका लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द बेबी एक्सर्ट force during crying and movement the deoxygenated blood from the right atrium into the left atrium through the अच्छा, जिस वक्त हमारे पास फोरामेन ओव्यूल हम लोगों ने बात की कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारे पास वो सारा ब्लड मिक्स हो रहा था, हम लोगों ने पहले ही बात की, उसकी वजह से सारी कंडीशन हो रही थी। इसमें बाकी MCQ पॉइंट नहीं है, जस्ट डेफिनेशन का पता हो आपको और ये पता हो फोरामेन ओव्यूल कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन।
अब हाइपरटेंशन हमारे पास कहते हैं कि प्रेसिस्टेंटली फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारे पास 120 से 80 होता है, 80 to 120, लेकिन हाइपरटेंशन में हमारे पास जो है वो 120 से वो ज़्यादा हो जाता है, 130 to 90, 90 to 130 इस तरह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वुमेन आता है अबव 45, उसका हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से 95 to 160 होता है, ठीक है। और वुमेन मैन के लिए हमारे पास जो है वो जो ब्लड प्रेशर होता है उसे वो 95 to 140 होता है। ये डिफरेंट उसने लाइक वुमेन में डिफरेंट केसेस होते हैं, मेंस में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास जो हाइपरटेंशन होती है जो एडल्ट में आ जाती है समटाइम्स, तो वो डिफरेंट है। तो ये तीनों रेशोज़ आपको पता हो और नॉर्मल का ही पता हो, ये जस्ट 4 वैल्यूज़ है जो कि आप लोगों ने यहाँ से याद करनी है, ठीक है। इनको याद कर लें। आपसे कह सकते हैं कि हमारे पास हाइपरटेंशन के इसमें मैन के केस में ब्लड प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो या वुमेन अबव 45 उसका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो वो ये इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको लोगों ने चारों जो वैल्यूज़ है ये आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर इसमें लाइक MCQ पॉइंट नहीं है। मॉडरेट एलिवेशन लाइक इसमें जैसे सिंपल कॉम्प्लिकेशन उसने बताई है, हेडेक होता है और ये वो दिस एंड डैट, ये आप लोग पढ़ लेना। MCQ पॉइंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कम से कम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लो, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए, बिल्डअप हो जाए। बाकी MCQ पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोटेंशन। ये लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं, हाइपर हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेट होती है रादर देन अ डिजीज़। अच्छा, ये जितने भी हमारे पास ये होते हैं ना, ये हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन, ये बेसिकली एक किस्म की साइको होती है, बंदे की साइकी बनी होती है कि यार मुझे सर में दर्द हो रहा है या इस तरह से कुछ हो रहा है। ये डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। सिम्टम्स और काजेज उसने लिखे हैं, ये आप लोग देख लें। MCQ पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको ये पता हो कि हमारे पास लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, हाई को हाइपर कहते हैं, सिंपल इज़ दैट। अब अच्छा, इसमें हमारे पास एग्जांपल है एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हमारे पास जो एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन तो कहता है कि नो मेडिकल कॉज ऑफ द रेज ब्लड प्रेशर, 90 to 95% हाइपरटेंशन इज एसेंशियल हाइपरटेंशन। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंशन आर, तो वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है जिसको हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। 90 to 95% यही हो रही होती है, लाइक ये मोस्ट कॉमन है। सेकेंडरी में कहता है कि अनदर कंडीशन सच एज किडनी डिजीज़, कशिंग सिंड्रोम, ट्यूमर्स। अच्छा, जो हमारे पास लाइक देखें, एक तो हमारे पास जस्ट सिंपल और कोई बंदे को बीमारी ना हो, सिंपल हाइपरटेंशन हो, सिंपल ब्लड प्रेशर हो, तो उसको हम लोग सिंपल या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर BP शूट कर रहा है किसी और बीमारी की वजह से, लाइक वो आपको किडनी का मसला हो सकता है या देखें किडनी का प्रॉब्लम, किडनी पेन जिस वक्त होता है, तो ऑब्वियसली ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, लाइक ब्रेन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, फिर सारा प्रेशर का डिस्टर्बेंस होती है। तो लाइक किसी और डिजीज़ की वजह से जिस वक्त हमारे पास डिस्टर्बेंस हो रही होती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। जस्ट ये आपको पता हो, दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंजीना है, एंजीना पेक्टोरलिस, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, ठीक है। एंजीना पेक्टोरलिस ये क्या है, ये हार्ट अटैक और उसी को कहते हैं, ठीक है, उसी का सेकंड नेम है। सिवियर रेडिएटिंग चेस्ट पेन ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, सिम्टम्स उसने लिखे हैं। बाकी MCQ पॉइंट नहीं है। MCQ पॉइंट यहाँ पर जस्ट ये है कि आपको पता हो कि एंजियोग्राफी कैसे कहते हैं, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, और बीटिंग हार्ट बाईपास। अच्छा, जस्ट एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी का बताओ। एंजियोग्राफी हमारे पास जो है वो इसमें चेक द कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल, एंड एंजियोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग अ नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स। प्रोसीजर ऑफ एंजियोप्लास्टी जो है वो इसमें बलून या कैथेटर जो है वो पुट किया जाता है। अच्छा, एंजियोग्राफी में जस्ट हम लोग चेक करते हैं लाइक ECG करके या EEG करके ये करते हैं, लेकिन एंजियोप्लास्टी जो होता है, ग्राफी लाइक ग्राफ है, तो इसमें हम लोग सिंपल ECGs वगैरह जस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन प्लास्टी ये हमारे पास पूरी एक सर्जरी, तो एक किस्म की सर्जरी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ये मेथड सुना होगा कि हमारे पास एक कैथेटर होता है, वो हम लोग वेसल के अंदर पुट करते हैं और उसको पीछे से जिस वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं, स्क्रीन कर रहे होते हैं कि हमारे पास कहाँ पर जो है वो लाइक ब्लॉकेज है, वहाँ पर जाकर हम लोग जो है वो उस बलून में जो है वो पीछे से उसको पंप करते हैं और वो एयर जो है वो आगे जाती है और बलून जो है वो लाइक वो फूलता है और उस जो लाइक ब्लॉकेज है उसको ओपन कर देता है। तो इस तरह का आप लोगों ने सुना होगा प्रोसीजर, तो उसे बेसिकली एंजियोप्लास्टी ही कहा जाता है, वो एंजियोप्लास्टी होती है। ग्राफी में हम लोग सिर्फ चेक करते हैं
डिफरेंट टेस्ट वगैरह करके प्लास्टिक में सिंपल हम लोग वाइडनिंग ऑफ द नैरोड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स करे होते हैं, दैट इज़ इट। बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है। इसमें उसने लिखा कि ओपन हार्ट सर्जरी, चेस्ट इज़ ओपन एंड सर्जरी इज़ प्रेफर्ड, सिंपल इज़ दैट। बाकी यही थे इसमें MCQ पॉइंट। अच्छा, लास्ट में हमारे पास अब आ जाते हैं डिफरेंट लिम्फेटिक टिश्यूज़, लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा, इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कैरी है मिल्की फ्लूइड। अच्छा, लिम्फ जो होता है ये एक मिल्की फ्लूइड होता है, ठीक है। लिम्फ टिश्यूज़ थ्रू विच द लिम्फ ट्रैवल। अब टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ ब्लड। लिम्फ को फर्स्ट डिस्कवर लाइक इसमें MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। थायराइड किसने डिस्कवर किया? जस्ट आपको पता हो कि ये एक मिल्की सा फ्लूइड होता है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है इंट्रोडक्शन में। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? जहाँ से लिम्फ वो ट्रैवल करता है। मासेस ऑफ द कनेक्टिव मोर देन 100 इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितने लिम्फ नोड्स होते हैं, तो 100+ होते हैं, ये पता हो। लाइक यहाँ पर लार्जेस्ट लिम्फ नोड कौन सा? स्प्लीन है, ठीक है। जस्ट ये पता हो टोटल कितने 100+ हैं, और लार्जेस्ट लिम्फाइड नोड ऑर्गन हमारे पास कौन सा है? स्प्लीन। 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है, एक पिछले वाला और 2 ये। पिछला हमने कहा था कि हमारे पास लिम्फ एक मिल्की फ्लूइड है, यहाँ पे हमने बोला कि 100+ हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं। तीसरी बात हमने की है कि लार्जेस्ट लिम्फ नोड हमारे पास क्या है? ये स्प्लीन है। उसके बाद हमारे पास पोजीशन उसने बताई है, सर्वाइकल में होता है कुछ, एक्सिलरी, पेल्विक, एब्डोमिनल, थोरैसिक, लिंग्वाइनल, ये हैं उसकी पोजीशंस कुछ। इसमें ऐसा कोई MCQ वर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक्स, लिम्फ फ्लावर्स। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो MCQ पॉइंट एज सच नहीं है। दीज ट्रंक्स एंड जॉइंट इनटू नहीं है जी। अच्छा, ये कहता है कि ट्रंक्स व्हेन ज्वाइन वन ऑफ द 2 कलेक्टिंग डक्ट्स, द thoracic duct और द राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन इनटू सबक्लेवियन वेन। इधर भी MCQ पॉइंट उस तरह से नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। कहते हैं कि विलाई इन दिस मसल्स एंड अब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन, फैटी एसिड्स, distribution of the fluids and nutrients in the body, elimination of the product of the cellular breakdown. This is the important to the body's defense mechanism, make antibodies, the spleen, cleaning the warm out red blood cells. सिंपल आप लोगों ने फंक्शन ध्यान में रखने हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, स्टेटमेंट्स टाइप जो MCQs होते हैं वहाँ पर फंक्शंस पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये फंक्शंस 6 फंक्शंस हैं, ये आप लोग लाजमी देखें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड कैंसर, इंपॉर्टेंट और डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस में लाइक MCQ पॉइंट नहीं है। डिजीज़ ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, डिजीज इन्फेक्शन। अच्छा, हॉडकिन डिजीज़ ये आप लोगों ने देखनी है। एक होता है हमारे पास एडिमा, ठीक है। जब लिम्फ नोड्स हमारे पास उनकी स्वेल्विंग होती है, फूल जाते हैं, उनको हम लोग एडिमा कहते हैं, ठीक है। और हॉडकिन डिजीज़ ये आपको मैंने किसी टेस्ट में भी दी थी, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप लोग बुक में देखें, ठीक है। वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 डिजीज़ के मेंशन है, उसका जस्ट आप लोग इंट्रोडक्शन देख लें कि हमारे पास ये होती क्या है, दैट इज़ इट। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड का लिखा है और लिम्फ का लिखा है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हमारे पास वाटर कैपिलरी से ऊज आउट करते हैं तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और लिम्फ हमारे पास ये मिल्की फ्लूइड जो होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसने यही लिखा है कि ब्लड वेसल्स आर ज्वाइंड बाय द कैपिलरीज। तो आगे ये बस वही बात कर रहे हैं कि जब वो ऊज आउट करता है वाटर कैपिलरीज में से तो उसको हम लोग लिम्फेटिक या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और लिम्फ क्या है? बस यही वो बता रहा है कि ये एक मिल्की फ्लूइड है और ये वो दिस एंड दैट। ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 12, ठीक है। सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से MCQ आ सकते हैं 2 से 3। तो आप लोग लाजमी कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।